तो क्या बताए थे कि बिजली का काम है क्षेत्र बढ़ाना भी। अब है कि पुनर्जनन, तो पुनर्जनन प्रजनन के समान नहीं है। मतलब पुनर्जनन जो होता है, पुनर्जनन जो है, पुनर्जनन, तो पुनर्जनन जो है प्रजनन के समान नहीं है। पुनर्जनन जो होता है वह प्रजनन के समान नहीं होता है। परिवहन के बारे में अब जानना है तो परिवहन जो है, परिवहन है जो कि धमनी वाहिकाएं होती है जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। मतलब परिवहन में क्या है कि धमनी है जो कि वे वाहिकाएं, धमनी वे वाहिकाएं होती है, वे वाहिकाएं, धमनी वे वाहिकाएं होती है, धमनी वे वाहिकाएं होती है जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, विभिन्न भागों तक ले जाती है। मतलब धमनी क्या करती है, तो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है धमनी। और धमनी जो है तो धमनी में क्या होता है कि शुद्ध रक्त बहता है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और तेजी से ले जाता है। धमनी जो है शुद्ध रक्त को तेजी से ले जाता है। धमनी क्या करता है, शुद्ध रक्त को तेजी से ले आता है। और धमनी में क्या है कि वाल्व नहीं होता है, धमनी में वाल्व नहीं होता है। अब पूछेगा सीरा, तो सीरा जो है अशुद्ध रक्त को ले आता है। सीरा अशुद्ध रक्त को ले आता है, अशुद्ध रक्त को ले जाता है और धीरे धीरे जाता है, धीरे धीरे ले जाता है, धीरे धीरे ले जाता है। और सीरा में वाल्व होता है। सीरा में क्या वाल्व होता है, सीरा में वाल्व होता है और सीरा शुद्ध रक्त को ले जाता है, धीरे धीरे ले जाता है और सीरा में वाल्व होता है। लेकिन धमनी जो शुद्ध रक्त को ले जाती है लेकिन तेजी से ले जाती है और उसमें वाल्व नहीं होता है। सीरा की दीवार पतली और लोचदार होती है, धमनी की नहीं। सीरा जो है, इसका दीवार जो है ना, सीरा का दीवार है जो कि पतली और लोचदार होती है। सीरा की दीवार जो है पतली और लोचदार होती है, लेकिन धमनी के जो दीवार होता है ना, वह पतली और लोचदार नहीं होता है। धमनी के जो दीवार होता है, धमनी का दीवार पतली और लोचदार नहीं होता है, लेकिन सीरा के जो दीवार होता है वह पतली और लोचदार होती है। जैसे कि अब यहाँ पर एक फिगर में आपको सब चीज बता दिया जाता है। फिगर के द्वारा यदि जो इस प्रकार हमारा फेफड़ा है, ठीक, इस प्रकार हमारा फेफड़ा है और उसके बाद ये फेफड़ा से होते हुए इस प्रकार के हृदय है, ठीक, इस प्रकार के हृदय है। तो यदि जो इस प्रकार के हृदय है और ये देखिए इस प्रकार बना हुआ है, ठीक, तो यहाँ पर फेफड़ा रहेगा। ये फेफड़ा है मान लिया जाए, यहाँ वो फेफड़ा ही है। और तो ये है जो कि दो भाग में बटा रहेगा। मानव के हृदय 4 कोष्ठ होता है, तो ये 4 भाग में बटा रहेगा। तो 4 भाग में बटा रहेगा। ये फेफड़ा है यानी कि लंग्स है, लंग्स मतलब फेफड़ा है। तो इधर वाला जो है आलिंद
मतलब आलिंद ऊपर दोनों होता है, जो ऊपर दोनों होता है आलिंद, ऊपर दोनों क्या होता है आलिंद होता है। और नीचे जो दोनों होता है क्या होता है निलय होता है। नीचे दोनों क्या होता है निलय होता है। नीचे दोनों निलय होता है, ऊपर दोनों आलिंद होता है। तो ऊपर दोनों आलिंद, नीचे दोनों निलय होता है, ऊपर दोनों आलिंद होता है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से रक्त निकलेगा। तो रक्त निकलेगा तो यहाँ पर मतलब रक्त निकलेगा तो किसके माध्यम से, फुफ्फुसीय शिरा रहेगा, फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से, फुफ्फुसीय फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से रक्त निकलेगा। और फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से रक्त निकलते हुए ये जो है, ये जो इस प्रकार बना रहे हैं, ये क्या है फुफ्फुसीय शिरा है। अब फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से रक्त निकलेगा। और कैसा रक्त निकलेगा, तो शुद्ध रक्त निकलेगा। कैसा रक्त निकलेगा, शुद्ध रक्त निकलेगा। और ये जाएगा कहाँ, तो ये जाएगा धमनी में, धमनी में जाएगा। शुद्ध रक्त मतलब शुद्ध रक्त फुफ्फुसीय शिरा से निकलेगा। और फुफ्फुसीय शिरा से शुद्ध रक्त निकलेगा, मतलब फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से निकलेगा। ऐसे तो निकलेगा यहाँ फेफड़ा से, फेफड़ा से शुद्ध रक्त निकलेगा, फुफ्फुसी निकालेगा कौन, फुफ्फुसीय शिरा। और फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रक्त बहते हुए, शुद्ध रक्त बहते हुए बीच में यहाँ पर धमनी आएगा, धमनी आएगा। तो धमनी मतलब क्या किस में ले जाएगा, आलिंद में ले जाएगा। तो आलिंद में ले जाएगा। और इसमें क्या है कि वाल्व नहीं होगा, वाल्व इसमें नहीं होगा। और तेजी से ले जाएगा, तेजी से ले जाएगा और वाल्व इसमें नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ही क्या है कि फुफ्फुसीय धमनी रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा, फुफ्फुसीय धमनी रहेगा। तो फुफ्फुसीय धमनी जो है, फुफ्फुसीय धमनी, ये जो है फुफ्फुसीय धमनी, ये अशुद्ध रक्त को, अशुद्ध रक्त को ले जाएगा। तो अशुद्ध रक्त को कहाँ से ले जाएगा, तो अशुद्ध रक्त को ले जाएगा शिरा से। ये अशुद्ध रक्त को ले जाएगा। ये फुफ्फुसीय धमनी है। तो ये फुफ्फुसीय धमनी अशुद्ध रक्त को ले जाएगा, अशुद्ध रक्त को। और अशुद्ध रक्त को कहाँ से ले जाएगा, तो शिरा से ले जाएगा, शिरा से। और शिरा है जो कि कहाँ से लेकर जाएगा, तो ये आलिंद से लेकर जाएगा, शिरा आलिंद से लेकर जाएगा। और शिरा में क्या है कि वाल्व होगा, शिरा में वाल्व होगा। और यह धीरे धीरे ले जाएगा ब्लड को, अशुद्ध रक्त को धीरे धीरे ले जाएगा। अब है कि हृदय, तो हृदय का काम क्या है, तो हृदय का काम है, हृदय का काम आपका क्या है, तो हृदय का काम है पंप करना, पंप करना। और यहाँ पर देखिए इधर साइड, दायां साइड जो बायां साइड जो होता है शुद्ध रक्त मतलब परिवहन होता है। अथी इधर हो जाएगा क्या, बायां साइड, इधर हो जाएगा दायां साइड। तो बायां साइड जो है शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त परिवहन होता है। और दायां साइड जो है अशुद्ध रक्त परिवहन होता है। मतलब बायां साइड जो है, बायां साइड इस प्रकार घूमेंगे तो बायां हाथ इधर है, तो बायां साइड में शुद्ध रक्त का संचरण होता है। और दायां साइड इस प्रकार है, इधर है, तो दायां साइड में अशुद्ध रक्त का संचरण होता है। तो धमनी में भी शुद्ध रक्त जाएगा, फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रक्त जाएगा। और ये अथी शिरा में अशुद्ध रक्त जाएगा और फुफ्फुसीय धमनी में भी अशुद्ध रक्त जाएगा। तो हृदय का काम है पंप करना। और किडनी का क्या काम है, तो किडनी का काम आपका हो जाएगा, किडनी का काम क्या होगा, छानना होगा। क्या होगा, छानना। और किडनी के सूक्ष्मतम इकाई को नेफ्रॉन कहेंगे। और ये जो फेफड़ा है, फेफड़ा क्या करता है, तो फेफड़ा क्या करेगा कि फेफड़ा ऑक्सीजन देगा, क्या करेगा, ऑक्सीजन देगा। और उससे क्या करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ले लेगा। फेफड़ा है जो कि ऑक्सीजन मिला देगा और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। और ये दोनों काम मतलब कहाँ ये दोनों काम ऑक्सीजन देना और कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ये सभी काम कहाँ होगा, तो एल्वियोली में होगा, एल्वियोली में, एल्वियोली में होगा, जिसको हिंदी में कुपिका कहते हैं, कुपिका।
कुपिका कहते हैं। और इसी में क्या होगा, विनिमय प्रक्रिया होगा। क्या होगा, विनिमय प्रक्रिया होगा। अब है आगे आपका कि अपसारित। अपसारित मतलब क्या हुआ, तो इसके लिए तो अब आपको जानना है कि अपसरित। अपसरित को इंग्लिश में क्या कहेंगे, डाइवर्ज कहेंगे। अपसरित, अपसरित मतलब डाइवर्ज, डाइवर्ज होगा। तो अपसरित का मतलब क्या हुआ, फैलाना। अपसरित का मतलब फैलाना हुआ। तो फैलाने का काम किसका है, तो उत्तल दर्पण का है। उत्तल दर्पण का काम है प्रकाश को फैलाना। तो इस उत्तल दर्पण का काम है प्रकाश को फैलाना। तो पर्दे पर नहीं देख सकते क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा उसको पर्दे पर नहीं देख सकते हैं। पर्दे पर नहीं देख सकते क्योंकि उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसलिए उत्तल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं देख सकते हैं क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब है आपका कि मधुमक्खी। तो मधुमक्खी को हम लोग क्या चीज़ है कि प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में जानते हैं। मधुमक्खी को प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में मानते हैं। मधुमक्खी जो प्राथमिक उपभोक्ता है। अब है मिश्रण से कोलाइड को अलग करना है। मिश्रण से कोलाइड को अलग करना है। तो मिश्रण से कोलाइड को अलग करने के लिए पहले की जानना है कि कोलाइड के उदाहरण में क्या होगा, तो दूध होगा। और दूध है जो कि क्या है, तो एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण है दूध। तो कोलाइड मिश्रण से कोलाइड को क्या अलग करना है, मिश्रण से कोलाइड को अलग करना है। तो कोलाइड के उदाहरण क्या, दूध होगा। और दूध है जो कि एक विषमांगी मिश्रण है। अब कोलाइड जो है टिंडल प्रभाव, कोलाइड जो है क्या, टिंडल प्रभाव दर्शाता है। और उसके बाद ये जो दूध से जो हम लोग मक्खन को अलग करते हैं, कोलाइड के उदाहरण दूध होगा। और दूध है जो कि विषमांगी मिश्रण है। और उसको मतलब दूध से जब मक्खन को अलग करते हैं तो किस विधि के द्वारा, तो अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा, मतलब कर सकते हैं अपकेंद्री विधि द्वारा अलग करेंगे। अपकेंद्री विधि द्वारा दूध से मक्खन को अलग करेंगे। अब है जैसे कि यहाँ पर आपका कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और जल है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल है। तो ये दोनों यदि जो मतलब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो सोडियम आयन बनाएगा। सोडियम आयन बनाएगा प्लस हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा। सोडियम आयन बनाएगा प्लस हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल जब अभिक्रिया करेगा तो सोडियम आयन बनाएगा और हाइड्रोक्साइड OH माइनस है, इसीलिए इसको हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। अब है स्त्री केसर। तो स्त्री केसर के भाग क्या क्या है, तो स्त्री केसर के भाग है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र है जो कि स्त्री केसर के भाग है। वर्तिका है स्त्री केसर का भाग। और अंडाशय, अंडाशय भी जो है स्त्री केसर का भाग है। अब इसको थोड़ा डिटेल में जानना है कि जनन भाग। तो जनन भाग कितने प्रकार के होते हैं, तो जनन भाग है जो आपका 2 प्रकार के होगा। एक होगा स्त्री केसर और एक होगा पुंग केसर। स्त्री केसर होगा और पुंग केसर होगा। तो स्त्री केसर
स्त्री केसर के ही अन्य नाम है। स्त्री केसर के ही अन्य नाम है क्या? गायनुसियम नाम है। गायनुसियम। स्त्री केसर के अन्य नाम है गायनुसियम। और स्त्री केसर के ही अन्य नाम है जयांग। स्त्री केसर के ही अन्य नाम है जयांग। और पुंकेसर के अन्य नाम है एंड्रूसियम। पुंकेसर के अन्य नाम क्या है? तो एंड्रूसियम नाम है। एंड्रूसियम पुंकेसर के अन्य नाम है एंड्रूसियम। और पुंकेसर का ही एक नाम और है उमंग। पुंकेसर को ही उमंग भी कहते हैं। अब बात है कि स्त्री केसर में क्या क्या आएगा। स्त्री केसर के भी 3 नाम है और इसका पुंकेसर के भी 3 नाम है। मतलब स्त्री केसर कहे या गायनुसियम कहे या जयांग कहे, मतलब समझना एक ही बात है कि तीनों एक ही है। पुंकेसर कहे या एंड्रोसियम कहे या पुमंग कहे, समझना है कि तीनों एक ही है। तो स्त्री केसर के भाग कौन कौन है? तो देखिए, वर्तिकाग्र है, फिर वर्तिका है और अंडाशय है। ये तीनों है जो कि स्त्री केसर के भाग है। लेकिन पुंग केसर के भाग कौन कौन है? तो पुंग केसर के भाग है परागकोश है और पुतंतु है। ये दोनों पुंग केसर के भाग है। बाह्य दल होता है एक, तो बाह्य दल हरा होता है। तो हरा बाह्य दल जो होता है, बाह्य दल, तो बाह्य दल मतलब क्या है? बाह्य दल का काम है हरा करना, मतलब हरा रखना। तो और प्रकाश संश्लेषण भी बाह्य दल में ही होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो बाह्य दल में होता है प्रकाश संश्लेषण। अब है कि परागन। तो परागन क्या है? तो परागन आपका जो है, परागन होता है आपका किसके माध्यम से? तो परागकण के माध्यम से। परागकण के द्वारा परागन होता है। और यह होता कहाँ है? तो वर्तिकाग्र में होता है। वर्तिकाग्र में परागन होता है। ये बाह्यदल है जो कि हरा होता है। और क्या? प्रकाश संश्लेषण बाह्यदल करता है। बाह्यदल प्रकाश संश्लेषण करता है। और परागन है जो परागन किसके द्वारा होता है? तो परागकण के द्वारा। परागन होता है कहाँ? तो वर्तिकाग्र में होता है। अब है कि पादप उत्तक के बारे में जानना है। तो पादप उत्तक देखिए क्या है कि पादप उत्तक तो पादप उत्तक में क्या है कि इसमें क्या होता है कि मतलब पादप उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, एक विभाजोत्तक, एक अस्थायी होता है। तो पहले जानना है कि अंतर्वेशी एक होता है, अंतर्वेशीय। तो अंतर्वेशीय जो होता है और पार्श्व होता है और मतलब विभाजोत्तक होता है। तो और शीर्ष होता है। तो पादप उत्तक पहले 2 भाग में होता है, एक विभाजोत्तक एक अस्थायी। तो और विभाजोत्तक जो होता है वो होता है 3 प्रकार के, शीर्ष, अंतर्वेशी और पार्श्व। तो शीर्ष जो होता है ये 3 प्रकार का होगा। तो शीर्ष जो होता है, शीर्षस्थ विभाजोत्तक जो होता है, ये किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो लंबाई के लिए। शीर्षस्थ विभाजोत्तक क्या करता है? तो लंबाई करवाता है। और अंतर्वेशीय विभाजोत्तक जो होता है, अंतर्वेशीय विभाजोत्तक जो होता है, ये 2 गांठों की जोड़ों को मतलब वृद्धि करवाता है। 2 गांठों की जोड़ों की वृद्धि करवाता है। मतलब 2 नोड्स के बीच होता है अंतर्वेशीय विभाजोत्तक। और पार्श्व विभाजोत्तक जो होता है, पार्श्व विभाजोत्तक ये क्या करता है कि गोलाई कह सकते हैं, यानी कि व्यास कह सकते हैं, इसको वृद्धि करवाता है। तो वृद्धि करवाता है।
गोलाई में और व्यास में वृद्धि करवाता है। यानी कि कह सकते हैं हम लोग कि कैम्बियम का निर्माण करता है। पार्श्व विभाजोतक जो है कैम्बियम का निर्माण करता है। पार्श्व विभाजोतक कैम्बियम का निर्माण करता है। तो अब है कि विभाजोतक जो होता है, विभाजोतक का क्या काम होता है। तो विभाजोतक जो है, विभाजोतक यह क्या करवाता है, तो वृद्धि करवाता है। विभाजोतक जो है वृद्धि करवाता है। तो अब एक है कि अस्थाई अस्थाई ऊतक होता है। तो अस्थाई ऊतक का काम क्या है इसके, तो अस्थाई ऊतक जो है संवहन का काम करता है। संवहन का काम करता है अस्थाई ऊतक। तो एक अथी अस्थाई ऊतक है जो संवहन का काम करता है, और विभाजोतक है जो वृद्धि का काम करता है। अब है कि सरल अस्थाई ऊतक होता है। तो सरल अस्थाई ऊतक और एक जटिल अस्थाई ऊतक होता है। तो सरल अस्थाई ऊतक जो होता है, अस्थाई ऊतक दो प्रकार के हो जाएगा, एक सरल हो जाएगा सरल अस्थाई ऊतक, एक हो जाएगा जटिल अस्थाई ऊतक। तो जटिल अस्थाई ऊतक होगा और सरल अस्थाई ऊतक होगा। तो सरल अस्थाई ऊतक जो रहेगा, इसमें आ जाएगा आपका पैरेनकाइमा। क्या आएगा, पैरेनकाइमा आएगा सरल अस्थाई ऊतक में। तो सरल अस्थाई ऊतक आपका हो जाएगा कितना प्रकार के, तो 3 प्रकार के हो जाएगा सरल अस्थाई ऊतक। तो सरल अस्थाई ऊतक होगा 3 प्रकार के। पहला जैसे हो गया पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा, तो पैरेनकाइमा का क्या काम है, तो प्रकाश संश्लेषण करवाना। प्रकाश संश्लेषण करवाना, प्रकाश संश्लेषण करवाना, या फिर कह सकते हैं कि भोजन का संग्रह करना। भोजन का संग्रह करना कहें, या प्रकाश संश्लेषण करवाना किसका काम है, तो पैरेनकाइमा का। और कोलेनकाइमा का क्या काम है, कोलेनकाइमा का, तो कोलेनकाइमा का काम है लचीलापन देना, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी देना। और स्क्लेरेनकाइमा जो है, स्क्लेरेनकाइमा, तो स्क्लेरेनकाइमा का काम है कठोरता देना। स्क्लेरेनकाइमा का काम है कठोरता देना। ये तो सरल अस्थाई ऊतक है। और जटिल अस्थाई ऊतक भी कितना है, तो जटिल अस्थाई ऊतक भी 2 है। जटिल अस्थाई ऊतक भी 2 है। एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। फ्लोएम और जाइलम है। तो जाइलम का काम है वही जल और खनिज का संवहन करना, जल और खनिज का संवहन करवाना। और फ्लोएम का काम क्या है, तो पोषक। फ्लोएम का काम है पोषक का परिवहन करना या संवहन करना। पोषक मतलब कह सकते हैं कि भोजन का संवहन करवाना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो इसका सब चीज़ हो गया कि मतलब पादप ऊतक मतलब 2 प्रकार के होता है। एक होता है मेरिस्टेमेटिक, एक होता है परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक मतलब विभाजोतक, और परमानेंट मतलब अस्थायी। तो विभाजोतक होता है 3 प्रकार के। एक होता है शीर्षस्थ विभाजोतक जो लंबाई में वृद्धि करता है। दूसरा होता है अंतर्वेशीय विभाजोतक जो दो गांठों की जोड़ों को वृद्धि करवाता है। 2 गांठों के बीच होता है, यानी कि 2 नोड के बीच होता है। तीसरा होता है पार्श्व विभाजोतक जो गोलाई या व्यास को वृद्धि करवाता है, यानी कि पार्श्व विभाजोतक ही है जो कि कैम्बियम का निर्माण करता है। तो ये तो हो गया विभाजोतक के 3 भाग। अब है कि अस्थायी ऊतक के भी अस्थायी ऊतक होता है जो कि 2 भाग में। तो अस्थायी ऊतक है जो कि 2 भाग में, तो उसमें एक होता है सरल अस्थायी ऊतक, एक होता है जटिल अस्थायी ऊतक। तो अस्थायी ऊतक का काम है संवहन करना, और विभाजोतक का काम था वृद्धि करना। अब अस्थायी ऊतक 2 प्रकार के, सरल और जटिल। तो सरल का में हो जाता है पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, और जटिल में होता है जाइलम और फ्लोएम। अब है कि न्यूरॉन में विद्युत आवेग कहाँ से आरंभ होकर कहाँ तक जाता है। जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन, तो न्यूरॉन में विद्युत आवेग
न्यूरॉन में विद्युत आवेग कहाँ से आरंभ होकर कहाँ तक जाता है। न्यूरॉन में विद्युत आवेग जो है कहाँ से आरंभ होकर कहाँ तक जाता है। तो न्यूरॉन में विद्युत आवेग जो है कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाता है, इसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले इसका आंसर देखिए क्या होगा कि डेंड्राइट से शुरू होता है। उसके बाद कहाँ जाएगा तो कोशिका में जाएगा और कोशिका से फिर एक्सॉन में जाता है और एक्सॉन से फिर एक्सॉन छोर में जाएगा। एक्सॉन से फिर एक्सॉन छोर में चला जाता है। तो न्यूरॉन में विद्युत आवेग कहाँ से आरंभ होकर कहाँ तक जाता है तो डेंड्राइट से शुरू होता है, उसके बाद कोशिका में जाता है, कोशिका से फिर एक्सॉन में जाता है, उसके बाद एक्सॉन छोर में चला जाता है। अब न्यूरॉन में संकेत है जो कि कैसा संकेत मिलता है न्यूरॉन में, मतलब न्यूरॉन में कैसा संकेत मिलता है। न्यूरॉन में संकेत कैसा मिलता है, रासायनिक मिलता है या विद्युत रासायनिक मिलता है या विद्युतीय मिलता है। तो न्यूरॉन में जो कि संकेत मिलता है वह विद्युतीय होता है। न्यूरॉन में जो संकेत मिलता है वह कैसा होता है तो विद्युतीय संकेत होता है। और रासायनिक पूछेगा तो रासायनिक संकेत जो है वो रासायनिक संकेत मिलता है। रासायनिक संकेत मिलता है दो न्यूरॉन के बीच में। दो न्यूरॉन के बीच में रासायनिक संकेत मिलता है। और विद्युत रासायनिक संकेत है जो कि शरीर में संकेत पहुंचाता है, यानी कि शरीर में मैसेज देता है। विद्युत रासायनिक जो है विद्युत रासायनिक के द्वारा शरीर में संदेश पहुंचता है, शरीर में मैसेज कर सकते हैं या संकेत कर सकते हैं पहुंचता है। एक्टिव एक्शन में होते हैं, इसके प्रति ये सब के लिए जो क्रिया होता है ये सब इसके प्रति एक्शन कौन लेता है, इसके प्रति एक्शन लेता है तो कौन सा लेता है, मोटर लेता है या सेंसर लेता है। तो इसके प्रति एक्शन जो लेता है वह मोटर लेता है इसके प्रति एक्शन। अब है आपका जानना उसके प्रति एक्शन कौन लेता है, मोटर लेता है या फिर सेंसर लेता है। तो आपको बोलना है कि मोटर लेता है। अब है जो कि ग्लूकोज अगर जो है तो ग्लूकोज किस में बदलेगा तो पायरूवेट में बदलेगा। ग्लूकोज जो है ग्लूकोज पहले बदलेगा पायरूवेट में। ग्लूकोज किस में बदलेगा तो पहले ग्लूकोज बदलेगा पायरूवेट में। ग्लूकोज पायरूवेट में बदलेगा, पायरूवेट में बदलेगा। अनोक्सी श्वसन में ऑक्सीजन नहीं होता है, मतलब नहीं कर सकते या फिर आंशिक होता है। ग्लूकोज है जो कि किस में बदलता है तो पायरूवेट में बदलता है। और कह सकते हैं कि जो अनोक्सी श्वसन होता है, अनोक्सी श्वसन जो होता है तो अनोक्सी श्वसन में ऑक्सीजन है जो कि नहीं होता है या फिर होता भी है तो वह आंशिक होता है। इसी के वजह से क्या है लैक्टिक अम्ल बनता है। अब है कि पीयूष ग्रंथि जो है वृद्धि हार्मोन स्रावित करता है। पीयूष ग्रंथि क्या करता है तो पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करता है। वृद्धि हार्मोन स्रावित करता है पीयूष ग्रंथि।
पीयूष ग्रंथि है जो कि वृद्धि हार्मोन स्रावित करता है। और ये जो ग्लूकोज जो पायरुवेट में बदलता है, तो यह किस में बदलता है? तो कोशिका द्रव में बदलता है। किस में बदलता है? कोशिका द्रव में बदलता है। ग्लूकोज से पायरुवेट में बदलना क्या कहलाएगा? तो किस में बदलाएगा? तो कोशिका द्रव में। या फिर ग्लूकोज से पायरुवेट का बनना क्या कहलाएगा? कोशिका द्रव कहलाएगा। सीधा है कि ग्लूकोज पायरुवेट में कहाँ चेंज होता है? तो कोशिका द्रव में चेंज होता है। और ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है? ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ऊर्जा का निर्माण। अब है कि आपका अधिवृक्क ग्रंथि। तो एक तरफ ग्रंथि, एक तरफ हार्मोन, एक तरफ कायर आपको लिखना है। तो इसके लिए तो जगह थोड़ा चाहिए, इसलिए अब आपका यहाँ पर है ग्रंथि, हार्मोन और कायर। तो सबसे पहले जैसे आपका ग्रंथि है, वो अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में जानना है। अधिवृक्क ग्रंथि, तो अधिवृक्क ग्रंथि को इंग्लिश में कहते हैं एड्रीनेलिन एड्रीनल ग्लैंड। क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में? एड्रीनल ग्लैंड कहेंगे। एड्रीनल ग्लैंड, ठीक, एड्रीनल ग्लैंड कहेंगे। तो एड्रीनल ग्लैंड यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो एड्रीनेलिन हार्मोन निकलता है। और इसका कार्य क्या है? तो हृदय गति का नियंत्रण करना है। हृदय गति का नियंत्रण करना एड्रीनेलिन हार्मोन का कार्य है। इसी को हम लोग लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या चीज, लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। एड्रीनेलिन हार्मोन के ही लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। और इसका काम है हृदय गति का नियंत्रण करना। अब है अगला अपटू ग्लैंड, अपटू ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में थायराइड ग्लैंड कहते हैं। तो अपटू ग्रंथि का काम है थायरॉक्सिन, मतलब अपटू ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलेगा? तो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलेगा। थायरॉक्सिन हार्मोन अपटू ग्रंथि से निकलेगा, यानी कि थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलेगा। और इसका कार्य है उपापचयी क्रिया का नियंत्रण करना। इसका कार्य है उपापचयी क्रिया का नियंत्रण करना थायरॉक्सिन हार्मोन का कार्य है उपापचयी क्रिया का नियंत्रण करना। और थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है किससे? तो अपटू ग्रंथि से, यानी कि थायराइड ग्लैंड से। अब है प्रावटू ग्रंथि। तो प्रावटू ग्रंथि जो है, प्रावटू ग्रंथि या इसको प्रावटू ग्रंथि भी कह सकते हैं। तो प्रावटू ग्रंथि का से कौन सा हार्मोन निकलेगा? तो पैराथायराइड निकलेगा। कौन सा हार्मोन निकलेगा? तो पैराथायराइड निकलेगा। प्रावटू ग्रंथि से पैराथायराइड हार्मोन निकलेगा। तो पैराथायराइड हार्मोन जो है क्या करता है? तो कैल्शियम स्तर का निर्माण करता है। कैल्शियम स्तर का निर्माण, या फिर कैल्शियम स्तर को नियंत्रण करता है, कह सकते हैं नियंत्रण करता है। कैल्शियम स्तर को नियंत्रण करता है। अब है थाइमस। तो थाइमस जो है, तो थाइमस से क्या, कौन सा हार्मोन निकलेगा? तो थाइमोसिन निकलेगा। थाइमस से थाइमोसिन हार्मोन निकलेगा। थाइमोसिन का काम है एंटीबॉडी निर्माण में सहायता करना। एंटीबॉडी निर्माण में सहायता करना। अब है यकृत। तो यकृत जो है, मतलब लीवर जो है तो लीवर से कौन सा हार्मोन निकलेगा? तो पितरस निकलेगा। पितरस।
और ये क्या करेगा, तो वसा का पायसीकरण करेगा। क्या करेगा, वसा का पायसीकरण करेगा, वसा का पायसीकरण करेगा। अब है कि शरीर को गर्म, पूछेगा कि शरीर को गर्म कौन रखता है, तो शरीर को गर्म कौन सा ऊतक रखता है, शरीर को गर्म, तो शरीर को गर्म कौन सा ऊतक रखता है, तो एडिपोज, एडी एडिपोज टिश्यू, यानी कि एडिपोज ऊतक जो है शरीर को गर्म रखता है। एक है कि कैटाबोलिक, तो कैटाबोलिक क्या है, तो कैटाबोलिक जो है, कैटाबोलिक क्या करता है कि जटिल को, कैटाबोलिक प्रक्रिया जो है, तो कैटाबोलिक प्रक्रिया में क्या होता है, तो इसमें जटिल से सरल, जटिल अणु को जटिल अणु को सरल अणु में टूटना कैटाबोलिक प्रक्रिया कहलाता है। जटिल अणु से सरल अणु में टूटना कैटाबोलिक प्रक्रिया कहलाता है। और सरल अणु से जटिल अणु में, मतलब सरल अणु से जटिल अणु बनना, यह जो प्रक्रिया है एनाबोलिक कहलाता है, एनाबोलिक कहलाता है। और एनाबोलिक प्रक्रिया जो होता है, सरल अणु से जटिल अणु बनना एनाबोलिक प्रक्रिया कहलाता है। इसमें क्या होता है कि दैहिक कोशिका बनता है। इससे क्या होता है, सरल अणु से जटिल अणु बनना मतलब एनाबोलिक प्रक्रिया कहलाता है। और इससे क्या होता है, तो दैहिक कोशिका बनता है, दैहिक कोशिका बनता है, दैहिक कोशिका बनता है, मतलब कह सकते हैं कि हमारा शरीर का निर्माण होता है। शरीर का जो कोशिका है उसका शरीर का कोशिका बनता है, दैहिक कोशिका बनता है, मतलब कह सकते हैं शरीर वाला कोशिका बनता है। तो एनाबोलिक में सरल मतलब छोटा छोटा से जटिल बनता है, मतलब बड़ा बड़ा बनता है। जटिल बनता है मतलब बड़ा बनता है, कठोर बनता है। तो इस प्रक्रिया को सरल से जटिल में बनना एनाबोलिक कहलाता है। इससे हमारा दैहिक कोशिका बनता है, दैहिक कोशिका मतलब शरीर वाला कोशिका बनता है। कैटाबोलिक में जटिल से सरल अणु में टूटता है। अब अग्नाशय तो अग्नाशय से कौन सा हार्मोन निकलेगा, तो बात है आपका कि अग्नाशय जो है, अग्नाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो ट्रिप्सिन निकलता है। अग्नाशय से ट्रिप्सिन हार्मोन निकलता है। इसका कार्य क्या है, तो प्रोटीन का पाचन करना इसका कार्य है, प्रोटीन का पाचन करना। अब आपको यहाँ पर जानना है एक चीज डिटेल से कि यहाँ पर मान लिया जाए, देखिए ये लंग्स है, ये क्या है, लंग्स है, ये हमारा लंग्स है, और लंग्स है। और यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ पर जैसे बना दिए हृदय, ये हृदय बन गया 4 कोष्ठ में। और ये बन गया मानव बन गया, यानी कि मानव शरीर बन गया। तो लंग्स है यानी कि फेफड़ा है। तो ऊपर में क्या होता है, ऊपर में आलिंद होता है दोनों तरफ ऊपर में क्या होगा, आलिंद होगा। और नीचे में दोनों तरफ क्या होगा, निलय होगा। और इधर जो है क्या है, बायां साइड है, इधर जो है क्या, लेफ्ट साइड है। इधर हम लोग कहेंगे लेफ्ट साइड, और इधर क्या कहेंगे, राइट साइड। इधर क्या होगा, राइट साइड। तो बात है कि लंग से, यहाँ से देखिए लंग से, फेफड़ा से इस प्रकार मतलब शुद्ध रक्त निकलेगा। और इस प्रकार मतलब लंग्स से, फेफड़ा से शुद्ध रक्त निकलेगा और आलिंद में आएगा। आलिंद में आकर फिर निलय से होते हुए फिर इस प्रकार मानव शरीर में पहुंचेगा। और जब मानव शरीर से यह निकलेगा, तो मानव शरीर से यह निकलेगा तो पहले आलिंद में जाएगा, और आलिंद में जाएगा, उसके बाद फिर निलय से होते हुए लंग्स में पहुंच जाएगा। निलय से होते हुए फिर लंग्स में पहुंच जाएगा। तो ये लंग्स से शुद्ध रक्त मतलब फेफड़ा से शुद्ध रक्त कौन निकालेगा, तो ये जो निकल रहा है इस प्रकार, ये जो निकल रहा है
फेफड़ा से शुद्ध रक्त कौन निकालेगा? तो ये जो निकल रहा है ये फुफ्फुसीय शिरा है। फुफ्फुसीय शिरा है। फुफ्फुसीय शिरा है जो कि शुद्ध रक्त निकालेगा। और ये जो बायां साइड संवहन होगा जो कि प्योर ब्लड यानी कि शुद्ध रक्त ही संचरित होगा। तो फेफड़ा से शुद्ध रक्त कौन निकालेगा? फुफ्फुसी किसके माध्यम से निकलेगा? तो फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से। और फिर आएगा कहाँ? तो आलिंद में आएगा। आलिंद से फिर वह निलय होते हुए, मतलब निलय में हिलेगा ही नहीं कि बिना हिले निकल जाएगा, उसमें जाएगा, निलय में जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से निकलेगा, तो निलय से फिर निकलेगा तो इसको मतलब कौन ले जाएगा? तो धमनी ले जाएगा। निलय से फेफड़ा से शुद्ध रक्त निकलेगा फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से। और और जब वह निलय में आ जाएगा, तो निलय में आएगा तो फिर वह आलिंद होते हुए निकलेगा। तो उसको कौन निकालेगा? तो धमनी निकालेगा, शुद्ध रक्त को धमनी निकालेगा। और उसके बाद मानव शरीर में पहुंचा देगा। अब जब मानव शरीर से निकलेगा अशुद्ध रक्त, मानव शरीर से कौन सा रक्त निकलेगा? इधर जो होता है इम्प्योर ब्लड हो, इधर बाएं तरफ जो भी रहेगा इम्प्योर ब्लड ही रहेगा, मतलब अशुद्ध रक्त ही होगा। तो मानव शरीर से अशुद्ध रक्त को कौन निकालेगा? तो ये है जो कि शिरा निकालेगा। शिरा निकालेगा और शिरा निकालेगा और कहाँ ले जाएगा? आलिंद में ले जाएगा। आलिंद में ले जाकर फिर निलय होते हुए यहाँ पर फेफड़ा में पहुँचाएगा। तो फेफड़ा में कौन पहुँचाएगा? तो फुफ्फुसीय धमनी पहुँचाएगा। फुफ्फुसीय धमनी पहुँचा देगा अशुद्ध रक्त को फेफड़ा में। और सीधा समझना है कि फुफ्फुसीय शिरा भी शुद्ध रक्त और धमनी भी शुद्ध रक्त। फुफ्फुसीय शिरा और धमनी दोनों में संवहन होगा शुद्ध रक्त का, और फुफ्फुसीय धमनी और शिरा में दोनों में संचरित होगा अशुद्ध रक्त का। तो ये था। अब आपको जानना है कि लार में एमाइलेज जो होता है वो क्या करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। लार में क्या होता है? तो एमाइलेज होता है। लार में एमाइलेज होता है और यह क्या करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। लार में जो एमाइलेज होता है वह किसका पाचन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अब है कि द्रव अवस्था में, तो द्रव अवस्था में पूछेगा रहने वाला धातु कौन है? द्रव अवस्था। तो द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कौन है? तो पारा है। और यही अगर जो पूछेगा कि अधातु कौन है द्रव अवस्था में रहने वाला, तो ब्रोमीन है। अब यदि जो पूछ लिया आपका अब देखिए छोटा छोटा पॉइंट और है कि प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा कैमी अवस्था है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। और प्लाज्मा जो क्या है? आयनित होता है। प्लाज्मा क्या होता है? आयनित होता है। और किसके किसके बीच रहता है? तो सूर्य और तारों के बीच। सूर्य और तारों के बीच मतलब कौन सा कौन पदार्थ की कौन सी अवस्था होगा? तो प्लाज्मा अवस्था होगा और वह आयनित होगा। और चौथी अवस्था है। लाल दवा किसको कहा जाता है? तो लाल दवा पूछेगा कि लाल दवा किसको कहा जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट को कहा जाता है। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा कहा जाता है। और लाल द्रव किसको कहते हैं? तो लाल द्रव जो है ब्रोमीन को कहा जाता है, लाल द्रव। अब यदि जो आपको पूछेगा कि अवतल दर्पण या अवतल लेंस, तो अवतल दर्पण कहे या अवतल लेंस कहे, तो इसका फोकस जो है वह ऋणात्मक होता है। और फोकस जब ऋणात्मक होगा तो देखिए क्षमता P बराबर 1/f होता है। तो अगर जो फोकस से ऋणात्मक होगा तो शक्ति भी इसका ऋणात्मक हो जाएगा। अवतल दर्पण कहे या अवतल लेंस। और यदि जो उत्तल दर्पण कहे या उत्तल लेंस कहे, तब इसका फोकस जो है पॉजिटिव होगा। तो फोकस जब पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका शक्ति भी मतलब पॉजिटिव हो जाएगा।
और P बराबर 1/F होता ही है।